बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं नए नए विषय के बारे में, और आज भी दो बेहद ही खास विषय लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज के विषय क्या रहेंगे, आइए सबसे पहले इस पर नज़र डाल लेते हैं। आज खास तौर से हम बात करेंगे खरीफ में बीज की उपलब्धता को लेकर। जो खरीफ सीज़न है इसमें कैसे आपको बीजों की उपलब्धता हो सकती है, और इसके साथ साथ आज आपको जानकारी देंगे हमारी जो जायद की फसलें हैं उसमें खरपतवार नियंत्रण को लेकर भी। तो दोनों विषय जो हैं वो आपने जान लिए हैं, और इन दोनों विषय से संबंधित अगर आपको कुछ सवाल पूछना है, कुछ जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो हमारे टोल फ्री नंबर हैं, इन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये नंबर हैं 1800-113060, साथ ही 1800-113061। इन दोनों नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, और साथ ही हमारी ईमेल आईडी आप नोट कर लीजिए, इस पर भी अपना सवाल आप हमें भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इस पर आप अपना जो मेल है वो हमें भेज सकते हैं, अपना सवाल जो है मेल के ज़रिए भेज सकते हैं, और आपके जो सवाल हमारे पास आएंगे उस पर आपको जवाब देने के लिए, आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे हम करा दें। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर DK यादव जी। आप भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में सहायक महानिदेशक हैं बीच में। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर यादव। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजवीर शर्मा जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं खरपतवार नियंत्रण के सस्य विज्ञान संभाग पूसा नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत आपका भी डॉक्टर राजवीर। तो जैसा हमने आपको बताया कि पहले हम बात करेंगे जो हमारा खरीफ सीज़न है इसमें बीजों की उपलब्धता, बीज जिसे आधार कहा जाता है, और जब अच्छा आधार होगा यानी नींव मजबूत होगी तभी जो उपज है वो अच्छी हो सकती है। और आज के समय में तो डॉक्टर यादव हम अमृत काल में न जाने कितने ही रिकॉर्ड हैं, उपज के जो रिकॉर्ड हैं लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में कितना ज़रूरी कि जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित कर पाएँ, एक चुनौती भी ये रहती है। जैसा कि आपने सही कहा मुकुल जी शुरुआत में कि बीज जो है वो कृषि का आधार है। अगर बीज की गुणवत्ता सही नहीं है तो उसमें हम जितना भी आप खाद पानी बहा जोत किसान भाई जितना करते हैं तो वो सभी बेकार हो जाता है। तो बीज की गुणवत्ता सबसे आवश्यक है, और उसमें भी अगर हम उच्च पैदावार वाली किस्में लेते हैं तो उससे हमारी पैदावार की जो है और अधिक बढ़ जाती है जी। तो आमतौर पर जो विभिन्न प्रयोगों के द्वारा पाया गया है कि अगर किसान का अपना बचा हुआ बीज है, फार्मर सेव्ड सीड, और जो ढंग से नहीं उसको रखा गया, और अगर आप जो उन्नत बीज लेते हैं तो उसमें 15 से 20% तक की वृद्धि उससे किसान भाई को मिलती है। और अगर हम उसी के साथ जो अच्छी नई किस्मों का हाई यील्डिंग वैरायटीज़, क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटीज़ का बीज लेते हैं और उसका गुणवत्ता बीज लेते हैं तो 35 से 40% तक की पैदावार में वृद्धि होती है। और बीज का ही आप अगर देखते हैं, जैसे कि आपने बताया कि सभी जो अनुमान हैं, तो इस बार का जैसे अभी सेकंड एस्टिमेट्स तक 323 मिलियन टन का था, और 1950 के मुकाबले अगर हम पैदावार का कंपैरिजन करें तो हम टोटल फूड ग्रेन्स में हमारा जो 1950 के मुकाबले में इस वर्ष जो अनुमान आ रहे हैं उसमें 6.4 गुना की वृद्धि हुई खाद्यान्न पैदावार में। तो दलहन में हम 3.3 गुना की वृद्धि हुई, तिलहन में हमारी 7.7 गुना की वृद्धि हुई। इसी तरह जो कपास में 11.5 गुना टोटल हमारे उत्पादन में वृद्धि हुई, और गन्ने में 8.2 गुना की वृद्धि हुई। तो ये सभी जो उन्नत किस्में क्लाइमेट रेजिलेंट जैसे कि किस्में आई और उनका किसानों के खेत तक पहुंचना, किसानों के द्वारा उनका अपनाना और उनके उच्च गुणवत्ता वाले बीज की उपलब्धता कराना, तो ये उसका एक मेजर जो यानी उद्देश्य जो है वो पूरा हो रहा है। जो एक कोई भी जब नई किस्म आती है उसके पीछे उद्देश्य ही कि कैसे वो एक किसान तक पहुंचती है, उस बाजार तक पहुंचे, उसके बाद उसका लाभ किसान को मिले। तो वो देखिए पूरा उद्देश्य जो है वो हो रहा है, और आने वाले समय में और किस तरीके से बेहतर तरीके से होगा इस पर भी आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर।
हमारे देश में मुख्य रूप से 2 फसलें ली जाती है, रबी और खरीफ। फसल कटाई के बाद से ही किसान खरीफ फसलें जैसे धान, अरहर, सोयाबीन और उड़द की बुआई की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन कभी कभी समय से बीज न मिल पाने से खेती पिछड़ जाती है। ऐसे में किसान को चाहिए कि समय रहते ही बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कर ले। इसके लिए सरकार भी सकारात्मक प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय बीज निगम और राज्य बीज निगम सीजन से पहले ही किसानों को बीज उपलब्ध कराने में सहायता करते हैं। निगम के पूरे देश भर में 11 क्षेत्रीय कार्यालय, 22,000 हेक्टेयर क्षेत्रों में फैले हुए 5 फार्म व 48 प्रक्षेत्र कार्यालय, 30 बीज उत्पादन केंद्र, 107 बीज विपणन केंद्र, 76 बीज संस्करण संयंत्र, 7 वातानुकूलित बीज भंडारण सुविधाएं हैं, जो किसानों को उनकी जरूरत के हिसाब से बीज मुहैया करने में मदद करते हैं। इन केंद्रों से किसानों को बीज अनुदानित दर पर उपलब्ध होते हैं, जिन्हें लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। यहाँ तक कि अतिरिक्त शुल्क लेकर बीज किसानों के घर तक पहुँचाने की सुविधा भी दी जाती है। सरकार एक और पहल कर रही है कि किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए सीड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम लॉन्च करने वाली है। तो जाना आपने किस तरीके से, देखिए जो बीज है आधार, और उस आधार को हर एक किसान तक पहुंचाना कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी और एक चुनौतीपूर्ण कार्य जो कि लगातार पूरा किया जा रहा है, और इसके परिणाम हमें नज़र आते हैं जब उपज के आंकड़े हमारे सामने आते हैं तो। लेकिन कभी कभी जो किसानों के सामने परेशानी आती है वो है खरपतवार की, और अभी जिस तरीके से जायद का जो मौसम है इसमें भी कई ऐसे खरपतवार हैं जो हमारे किसानों को काफ़ी परेशान भी करते हैं। मैं इस बारे में डॉक्टर राजवीर आपसे जानकारी लेना चाहूँगा, कौन से प्रमुख खरपतवार हैं जो जायद के मौसम में ज़्यादातर जो हमारे किसान हैं उनके लिए परेशानी खड़ी कर देते हैं? मुकुल जी, ये जायद का और खरीफ मौसम का दोनों का समावेश है इस टाइम जी। जो है मई का महीना है, जून अगले दिन से स्टार्ट हो रहा है जी। तो इस मौसम में जो है कुछ जायद के खरपतवार और कुछ खरीफ मौसम के खरपतवार कंबाइंड हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे जो मुख्य खरपतवार है इस मौसम में सांठी आती है जी, जो चौड़ी पत्ती वाला आता है, और दूसरा जो घास जाति का होता है जिसमें सामक होता है। समा 2 तरह के होते हैं, धान में काफ़ी आता है, पानी में भी खड़ा रहता है जी। तो साठी और दूसरा कोंदरा है, जो है हजार दाना है, ये कई मोटे जो है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं जी। और इस मौसम में क्योंकि बारिश काफ़ी होती है, जैसे अभी कई दिन से बारिश हो रही है, तो ऐसे मौसम का फ़ायदा उठाकर जो नरकट खरपतवार हैं जिनको हम कहते हैं साइप्रस रोटंडस जी, जो सेजिस होते हैं, जो मोथा जाति के खरपतवार हैं, वो काफ़ी पनपते हैं, यानी उनके लिए एक अनुकूल मौसम बन जाता है। हाँ बिल्कुल अनुकूल मौसम है जी। तो ऐसे मौसम में क्या होता है कि जो किसान भाई क्या होता है कि दवाइयों का प्रयोग भी जो करते हैं तो उसमें हर खरपतवार के लिए अलग दवाई आती है जी। कुछ खरपतवारनाशी जो है चौड़ी पत्ती वालों के लिए उपयुक्त होते हैं, कुछ घास जाति वालों के लिए उपयुक्त होते हैं, और कुछ नरकट खरपतवारों के लिए। यानी अलग अलग श्रेणी है, तो उनका ख्याल आपको रखना होगा। और क्या सीधा खरपतवार नाशी जो है वो एक विकल्प है, उससे पहले भी किस तरह के अन्य विकल्प हमारे पास हैं या नहीं, इस बारे में और भी आपसे हम जानकारी लेंगे। लेकिन आइए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। रबी और खरीफ के अलावा कम समय में तैयार होने वाली फसलें जायद फसलें कहलाती हैं। इसमें मूंग, उड़द, मक्का, सूरजमुखी, कपास और मूंगफली मुख्य फसलें हैं। फसलों के साथ खेत में खरपतवार का आसानी से उगना लाजमी है, जिनका सही समय पर नियंत्रण कर लिया जाए तो उपज में होने वाली कमी को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। खरपतवार से एक और नुकसान होता है, ये फसल में लगने वाले रोगों के जीवाणुओं और कीटों को आश्रय भी देते हैं, जिसका सीधा असर फसल पर पड़ता है। देसी तरीकों में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर खेत में निराई गुड़ाई करें। मूंग व उड़द में खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडिमिथाइलिन 30 EC की 3 लीटर मात्रा 800 लीटर पानी में घोल बनाकर बुआई के 2 दिन के अंदर छिड़काव करें। इससे चौड़ी पत्तियों वाले खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। मूंगफली में खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के 3 सप्ताह बाद निराई गुड़ाई करें। पहली निराई गुड़ाई बुआई के 20 से 25 दिन बाद, दूसरी 35 से 40 दिन बाद करनी चाहिए। दवा के इस्तेमाल से नियंत्रण करने के लिए फ्यूक्लोरोलिन या ट्रेफ्लॉन की 0.15 से 1 किलो मात्रा को प्रति हेक्टेयर बुआई से पहले मिट्टी में मिलाएं। सूरजमुखी के लिए गर्मी में सुबह हल्की सिंचाई करके खेत को पॉलिथीन से ढक दें।
कपास में खरपतवार की रोकथाम के लिए बिजाई के 40 से 45 दिन बाद पेंडीमेथिलीन की 1.5 लीटर मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से 300 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करके सिंचाई कर दे। इससे भी खरपतवार नियंत्रित हो जाते हैं। तो जाना आपने किस तरीके से खरपतवार नियंत्रण हम कर सकते हैं, लेकिन जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, उसके अनुसार ही आप खरपतवार नियंत्रण करें। फिलहाल दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला हमारे साथ शुरू हो चुका है। विपिन जी हमारे साथ जुड़े हैं सागर मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका विपिन जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मेरा सवाल था खरीफ की फसलों में बीजों के बारे में, आज का जो विषय है तो जी। उसी पे मेरा सवाल था। जी सर मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल सर ये था कि पिछली बार हम लोगों ने सोयाबीन का बीज खरीदा था, कहीं बाहर से लाए थे, तो सर उसमें हुआ कि 2-3 किसान लाए और उसमें अंकुरण ही नहीं हुआ। तो सर मैं ये जानना चाह रहा था कि हम लोग जब बीज खरीदने जाएं तो पहचान कैसे करें कि ये बीज अच्छा है, क्योंकि दिखने में तो बीज अच्छा रहता लेकिन अंकुरण ही नहीं होता। और पिछली बार से भी हुआ कि किसान ने बुआई भी कर दी और बिल्कुल 20% ही फसल होगी थी, बाकी फसल होगी ही नहीं थी। एक सवाल था। दूसरा सवाल था सर कि जब बुआई के समय पे है ना बीज काफी महंगा मिलता है सर, तो इस पर हम कैसे क्या कर सकते हैं? चलिए, दो महत्वपूर्ण सवाल इनके। एक तो बीज की उपलब्धता सोयाबीन के बारे में इन्होंने पूछा है डॉक्टर यादव, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, और एक दूसरा सवाल ये है कि जब सीज़न आता है तब कहीं ना कहीं जो बीज की दर है वो कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है, तो किस जगह से लें, शायद वहीं जाके एक समस्या का हल हो सकता है। हाँ, बहुत ही अच्छा और जो व्यवहारिक प्रश्न आपने किया है। तो जो बीज के अंकुरण की बात है, वैसे तो जितना भी जो सरकारी तंत्र है उसमें जब भी बीज मार्केट में आता है तो उसका जो अंकुरण क्षमता टेस्ट होने के बाद किसी भी सरकारी लैब से जी उससे आता है। कई बार जो छोटी कंपनियां हैं जो बीज में डील करती हैं वहाँ पे समस्या आती है। दूसरी बात यह है कि सोयाबीन का जो बीज है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, और कई बार क्या है कि जैसे भंडारण के समय थोड़ा सा हमने उसको ध्यान नहीं दिया, थोड़ा जो नमी भंडारण में ज़्यादा हो गई, या किसान भाई जब घर लेके आते हैं कई बार ध्यान नहीं देते, बरसात का मौसम होता है, 1-2 दिन हमने उसको बाहर खुले में छोड़ दिया, तो उससे भी उसकी जो अंकुरण क्षमता है वो बहुत भारी गिरती है। तो उसके लिए किसान भाइयों को चाहिए कि एक तो जैसे जब वो लेके आते हैं या तो कोई सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी आसपास हो तो उससे एक बार टेस्ट करा लें दोबारा, कुछ उसकी फीस होती है, या अपने घर पे ही जैसे या तो जैसे अखबार का मोटी परत लेके और उसके बीच में आपने 50 या 100 दाने गिन के डाल दिए और उनको अखबार को गीला कर दिया, और जो अपने कमरे का जो तापमान है उसी तापमान पर उसको हम रखते हैं, तो 7-8 दिन के बाद आपको पता लगता है कि भाई उसमें कितने बीज अंकुरित होते हैं कितने नहीं होते। अगर उसकी मात्रा आपकी कम आती है, जैसे सोयाबीन में लगभग जैसे 70% का अंकुरण मिनिमम चाहिए, और उसमें कई बार जो बीज की कमी की वजह से उस अंकुरण को थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, लेकिन उसमें बीज की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, तो वो एक आप देख सकते हैं। दूसरा जो बोरी हमारी टाट होती है जिसमें हम लेके आते हैं अनाज भरते हैं, तो अगर उस बोरी के बीच में भी किसान भाई गिन के बीज दूरी पर डाल के उसमें और उसको कमरे के तापमान पर ही रख देते हैं और 7-8 दिन तक उसमें थोड़ा पानी का छिड़काव करते रहे ताकि नमी बनी रहे, तो उससे भी उनको निश्चित रूप से उसकी अंकुरण क्षमता का जो बीज का पता लग जाता है। तो एक तो विधि ये है। दूसरा जो आप महंगे बीज की बात कर रहे हो, तो जैसे सरकारी तंत्र जितना भी है, चाहे आपका मध्य प्रदेश का राज्य बीज निगम है या हमारा राष्ट्रीय बीज निगम NSC है, और ज़्यादातर जगह पे बीज का एक सरकारी रेट होता है और उससे ज़्यादा रेट किसान भाइयों से नहीं ले सकते। कुछ एक जो डीलर हैं, प्राइवेट फर्म हैं, उन पर अगर बीज का इस तरह से ज़्यादा आपसे कोई मूल्य वसूल करता है तो निश्चित रूप से आप पास के जो कृषि अधिकारी हैं आपके, उनसे आप ये शिकायत कर सकते हैं। क्योंकि और दूसरा इसमें ध्यान किसान भाई ये रखें कि बीज के लिए ये नहीं कि भाई आज बरसात हुई है, आज हम सभी किसान भाई खेत वहाँ दौड़ रहे हैं मार्केट में, हम कारपोरेशन पे गए, हम NSC गए, हम बीज के डीलर पे गए, प्राइवेट दुकान पे गए। आपको ये चाहिए कि आप कम से कम जैसे अभी बरसात में समय है तो आप इसी समय उस बीज को लेके और अच्छी तरह से अपने घर में भंडारण करें, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी नहीं हो, बहुत ज़्यादा धूप नहीं लगे, और वो बीज को एक अच्छे ढंग में और जहाँ हवा भी लगती हो तो ढंग से उसको घर पे लाके जितना बीज आप लेके आए उसको ढंग से रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो अंतिम समय की जो एक भगदड़ होती है मार्केट में सब तरह का, जैसे कम अंकुरण का बीज है, यानी समय रहते ओवर क्वालिटी का बीज है, तो वो आपको ध्यान रखने वाली बात है। बिल्कुल, देखिए समय रहते आपके पास पहले से बीज की उपलब्धता होगी, और इसमें यह भी महत्वपूर्ण कि जो स्रोत है, जो केंद्र है,
वो प्रमाणिक हो और उसके बाद वहाँ से आप पक्का बिल भी लें। अगर आपको किस तरह की शिकायत होती है तो उपभोक्ता अधिकार के तहत आप उसकी भी शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हैं। फिलहाल एक और ईमेल हमारे पास आया है। डॉक्टर राजवीर, अंकुर साहे जी हैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, ये जानना चाह रहे हैं कि इस समय भिंडी और जो दूसरी सब्जी फसलें हैं उसमें चौड़ी पत्ती वाला जो एक खरपतवार है उसका प्रकोप हुआ है, कैसे उसको नियंत्रित किया जाए? देखिए, सब्जी की और साथ ही गाजर घास का भी ये बता रहे हैं। जैसे सब्जी की फसलें हैं, इस टाइम मान लो भिंडी है या कोई टमाटर लगा रहे हैं या खरीफ की मौसम का प्याज भी लगाते हैं किसान भाई जी, तो उसमें खरपतवार नियंत्रण करने के लिए उनको पहले ही प्लानिंग करनी पड़ती है, क्योंकि खरपतवार या तो निराई गुड़ाई से निकाल सकते हैं, और प्याज जैसी फसल या सब्जियों की फसलों में जब आप निराई गुड़ाई करेंगे जी, तो वो निराई गुड़ाई रोपाई के 15 से 20 दिन के बाद एक बारी निराई गुड़ाई करनी है जी। अगर वो निराई गुड़ाई नहीं कर सकते, कभी कभी लेबर नहीं मिलता है और बारिश भी होती है और किसान भाइयों के पास समय नहीं मिलता है, तो खरपतवार नाशी का भी प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। और अधिकतर फसलों में, सब्जी की फसलों में जो रुपाई द्वारा लगाई जाती हैं या बीज द्वारा भी लगाई जाती हैं, उनमें रुपाई के 1 या 2 दिन बाद या बुआई के 1 या 2 दिन बाद जो है एक दवाई आती है पेंडिमिथिलिन जी। पेंडिमिथिलिन दवाई की 1 किलो मात्रा 2.5 एकड़ के लिए लेकर के 500 लीटर पानी में घोल बना करके, अगर जैसे भिंडी है तो भिंडी बीज से लगती है, अगर टमाटर है तो पौध से लगता है, बैंगन है तो बैंगन की पौध लगती है जी, तो उनकी पौध लगाने के 1 या 2 दिन बाद जो है समान रूप से वो खेत में छिड़काव करें, जिससे चौड़ी पत्ती वाले और कुछ घास जाति वाले खरपतवार भी ऑटोमेटिकली नियंत्रित हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए कैसे नियंत्रण इनका हो सकता है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, नंदस्वरूप मिश्रा जी फोन लाइन पर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नंदस्वरूप जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? नमस्कार सर, मैं जानना ये चाहता हूँ कि हमारे 3-4 प्रकार के फाउंडेशन मेरा भी होता है, ये फर्टिसाइड होता है, प्रमाणित होता है, ये सारा चीज होता है, तो इसको नंदस्वरूप जी, आपकी जो आवाज़ है वो हमारे पास साफ ढंग से नहीं पहुँच पा रही है। नंदस्वरूप जी माफ़ी चाहेंगे, आपकी आवाज़ साफ ढंग से हमारे पास नहीं पहुंच पाई। आपका जो सवाल है वो ध्यान से हम नहीं सुन पाए, लेकिन कहीं ना कहीं बीज को लेकर इनका एक सवाल था। और ऐसे में अगर देखा जाए तो अलग अलग जो फसलें हैं उनकी तैयारी हमारे किसान करते हैं और बीज की उपलब्धता भी लगातार सुनिश्चित की जाती है। फिलहाल आगे भी आपको हम जानकारी देंगे, यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं खरीफ सीजन में बीज की उपलब्धता अलग अलग फसलों के लिए आपको कैसे हो सकती है, और साथ ही जो जायद की फसलें हैं उसमें खरपतवार नियंत्रण आप कैसे कर सकते हैं। दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल प्रेम बहादुर जी हमारे साथ जुड़े हैं बदायूं उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका प्रेम बहादुर जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? जी ये जानकारी लेना चाह रहा हूँ। जी मैं चाहूँगा अपना सवाल आप दोहरा दें प्रेम बहादुर जी। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? जी आवाज़ आपकी आ रही है। मैं चाहूँगा अपना सवाल आप एक बार दोहरा दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, उड़द बोना चाह रहा हूँ, कौन से उड़द सही रहेगा जो? चलिए बिल्कुल, उड़द की ये लगाना चाह रहे हैं, फसल लेना चाह रहे हैं, उसकी कौन सी जो किस्म है या बीज की जो उपलब्धता है वो कैसे इनको बेहतर हो पाएगी? बदायूं उत्तर प्रदेश से जी। तो उत्तर प्रदेश के लिए अभी जो पिछले 3-4 वर्षों में काफ़ी अच्छी किस्में आई हैं प्रेम बहादुर जी।
तो आप जैसे एक किस्म तो है मुकुंदरा उर्द 2 जो कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा से है। दूसरी इसी तरह से जो आपका एक कोटा उर्द 4 करके एक किस्म है जो वो भी कोटा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा से ही है। एक पंत उर्द 12 है जो हमारा जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी वहाँ से है जी। तो ये कुछ किस्में हैं जो अभी फिलहाल में ही कुछ ही 3-4 साल के अंतराल में ही विकसित की गई हैं। और इन किस्मों की खासियत ये है कि इनमें जो आपका जो पीला रोग की जो आता है वो पीला रोग भी नहीं आता और पैदावार भी 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास इन सभी किस्मों की, जैसे आप जिस तरह की आप खाद पानी की व्यवस्था करेंगे, फसल की किस तरह से आप देखभाल करते हैं उसके आधार पर है। तो इन किस्मों का बीज आप या तो संबंधित कृषि विश्वविद्यालय से या उनके कृषि विज्ञान केंद्रों या आपके जो उत्तर प्रदेश के बीज निगम हैं वहाँ से या नेशनल सीड कॉर्पोरेशन से आप इनका बीज उपलब्ध आप ले सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए बीज की जो उपलब्धता है वो आपको हो सकती है और ये ज़रूरी कि जो नई किस्में लगातार विकसित की जा रही हैं उनका आप चयन करें क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा उपज मिल पाएगी और जो रोग बीमारियों की हम बात करते हैं, कीट की बात करते हैं, वो भी चुनौतियाँ आपकी काफ़ी हद तक नई किस्मों के जरिए कम हो सकेंगी। फिलहाल एक और सवाल हमारे पास आया है दिलबाग सिंह जी का कुरुक्षेत्र हरियाणा से। डॉक्टर राजवीर ये जानना चाह रहे हैं कि जो खरीफ की फसलें हैं उनमें गांठ वाला मोथा जो आ जाता है उसको कैसे हम रोक सकते हैं? देखिए, जो मोथा जाति के खरपतवार हैं, जैसे आपने गांठ का नाम ही बताया, उनकी गांठें होती हैं और उनमें जो है काफ़ी उनका भोजन स्टोर हो जाता है जिसके कारण थोड़ी सी उनको नमी मिलती है तो वो फल फूल जाते हैं। तो खरपतवार विशेषकर मोथा जाति के खरपतवारों के लिए किसान भाई एक तो ये करें कि जब आप खरीफ मौसम की या जायद मौसम की भी जो भी फसल बोएं तो उससे 10-15 दिन पहले आप गहरी जुताई करके खेत को खोल दें और उसमें एक ग्लाइफोसेट नामक दवाई है उसका छिड़काव कर दें और 15 दिन तक छोड़ दें जिससे उसकी गांठें नरम पड़ जाएंगी और सूर्य की गर्मी से वो काफ़ी निष्क्रिय हो जाएंगी जी। और जो है जितना खरपतवार का जो गांठें हैं ऊपर सरफेस में वो काफ़ी ख़त्म हो जाएंगी। ये गहरी जुताई करके खेत में कुछ प्रकोप खरपतवारों का विशेषकर नरकट जाति का जो मोथा है उसका कम किया जा सकता है। अब किसान भाई कहेंगे कि पूरा 100% मोथा जाति के खरपतवार खत्म हो जाए खेत से जी, उसकी संभावना बहुत काफ़ी कम है जी। तो लेकिन देखिए काफ़ी हद तक नियंत्रित आप इसको कर सकते हैं, एकदम से ख़त्म नहीं होगा, ये खुद डॉक्टर राजवीर मान रहे हैं, लेकिन जो रोकथाम है वो आप ज़रूर इसकी कर सकेंगे। फिलहाल नईमुद्दीन जी हमारे साथ जुड़े हैं झांसी उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका नईमुद्दीन जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? नमस्कार सर। जी नमस्कार। निवेदन ये है साहब कि ये मोथा जो खरपतवार है ये बहुत ही जटिल है और इसका जो है प्रभावी नियंत्रण के लिए हम क्या उपाय अपनाएं ताकि हमें फसलों में नुकसान ना हो। और ये खरपतवार सबसे दुष्ट प्रकृति का है ये साहब जो है जो जाता नहीं है सर, ये आसानी काफी परेशानी किसानों को होती है जी। डॉक्टर राजवीर बिल्कुल सही बात है। देखिए अब आपने मोथा जाति के खरपतवार की बात की, मोथा सभी फसलों में आता है तो मैं एक दवाई तो नहीं बता सकता क्योंकि हर फसल के लिए दवाई अलग अलग है। तो अब जैसे बात करें हम मक्का की, मक्का में मोथा आता है, दूसरे खरपतवार आते हैं। तो मक्का में अगर आपने बोने के तुरंत बाद दवाई का प्रयोग करना है तो एट्राजिन दवाई है 1 किलो 2.5 एकड़ के लिए 500 लीटर पानी में घोल बनाओ और मक्का की बिजाई के 1 या 2 दिन के अंदर इस दवाई को डाल दो। उससे कम 50 से 60% तक मोथा नियंत्रित हो जाएगा। दूसरी बात, अगर मक्का में आपने दवाई नहीं डाली बोने के तुरंत बाद तो 15 से 20 दिन के अंदर एक दवाई आती है टेम्बोट्रिन की 120 ग्राम मात्रा जो है जी आप लें और 300 से 400 लीटर पानी में घोल बनाकर जब मक्का आपकी खड़ी हो जी 15 से 20 दिन की होगी हो तो आप दवाई डालेंगे तो आपको कम से कम 1.5-2 महीने तक कोई खरपतवार उसमें दिखाई नहीं देगा। इस तरीके से देखिए जो रोकथाम है वो आप कर सकते हैं। और इसी से संबंधित एक सवाल डॉक्टर डी यादव आपसे भी मैं जानना चाहूँगा क्योंकि जब हम लगातार नई किस्मों का विकास करते हैं तो शायद इस बात का भी ध्यान रखा जाता होगा कि जो खरपतवार हैं उससे कैसे हमारी फसल बची रह सकती है। क्या इस तरह के भी कोई शोध हो रहे हैं या जो नई किस्में हैं इस तरह की भी प्रभावी ढंग से आ रही हैं? अभी नहीं, आमतौर पर जैसे किस्मों के विकास में जैसे उसका जो फोलिएज होता है उस पर विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। और जैसे ज़्यादातर फसलों में अभी हमने जो बोनी तरह की किस्में
और जो फैलाव, जो फोलिएज शुरू में ही एक बहुत हाई फोलिएज रहे तो उससे निश्चित रूप से खरपतवारों का नियंत्रण होता है। धान के खेत में हमने अभी धान के केस में अभी 2 हर्बिसाइड टॉलरेंट किस्में जो निकाली हैं, जो पूसा बासमती 1886 जो कि 1985 जो कि पूसा बासमती 1509 का इम्प्रूव्ड वर्जन है, जिसमें कि हमने खरपतवारनाशी निरोधक जीन उसमें इंसर्ट किया है। इसी तरह से जो दूसरा है पूसा बासमती 1985 और 1979 जो है 1121 जो पूसा बासमती हमारी बहुत ही मशहूर बासमती की किस्म है, तो उसमें भी हमने हर्बिसाइड टॉलरेंट का जीन डाला है। तो उसमें किसान भाई निश्चित रूप से जो उसका खरपतवारनाशी है उसका प्रयोग करके और जो उनका खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। बाकी फसलों में आमतौर पर जो उसकी फोलिएज के हिसाब से और उससे यानी इस तरह की किस्में आ रही हैं जिसमें ये प्रभावी ढंग से हम लागू होता देख सकते हैं। लेकिन एक जो खतरा है क्लाइमेट चेंज का, जलवायु परिवर्तन की वजह से हम देखते हैं कि जो हमारी फसलें हैं वो प्रभावित हो रही हैं। सबसे ज़्यादा असर माना जाता है कि कृषि क्षेत्र पर, लेकिन एकदम से हम उसको नहीं देख पाते। इस बारे में आपसे मैं जानकारी लूँगा, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? जी नमस्कार। भोला जी, आपकी आवाज़ साफ ढंग से हमारे पास नहीं पहुंच पा रही है। माफ़ी चाहेंगे, आपकी जो आवाज़ है वो सही ढंग से हमारे पास तक नहीं पहुंची। यहाँ डॉक्टर डी के यादव हम बात कर रहे थे क्लाइमेट चेंज की, और हाल ही में हमने देखा G20 को लेकर जो कृषि पर फोकस करते हुए जो बैठक भी हुई थी वाराणसी उत्तर प्रदेश में, वहाँ भी इन बातों पर चर्चा की गई कि इस तरह का जो बीज है अब हमारे पास नई इस तरह की किस्में विकसित हो रही हैं जो कि जलवायु परिवर्तन का असर उन पर नहीं होगा। इस बारे में चाहूँगा कि आने वाले समय में और किस तरह के नए नए जो बीज हैं वो किसानों को मिल पाएंगे। क्लाइमेट चेंज एक जैसे अनुसंधान में एक बहुत ही जैसे ज़रूरी एक ऑब्जेक्टिव है आज की डेट में, जिस पे कि बहुत अधिक अनुसंधान में फोकस है। और उसी क्रम में अगर हम देखें कि पिछले 9 वर्षों में जो हमारे विभिन्न लगभग 80 फसलों में हमने 14 के बाद 2279 किस्में विकसित थी, जिसमें से 1888 किस्में जो हैं वो क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए, चाहे वो बीमारी कीड़ों के लिए प्रतिरोधकता हो या आपकी जो अजैविक दबाव हैं, सूखा है, अधिक बरसात है, गर्मी है, ओले जो आपका ठंडा है जो उससे, तो उसके प्रति प्रतिरोधक हैं। इन्हीं में जो आमतौर पर ज़्यादा नुकसान होता जाता है जो बीमारी कीड़ों के लिए, तो हमारे पास जो विभिन्न जो उनके दवाइयाँ होती हैं और उनके छिड़काव से और उसकी विभिन्न जो हमारी रिकमेंडेशंस हैं तो फसल को हम बचा लेते हैं। लेकिन आमतौर पर जब बहुत अधिक सूखा होता है या बहुत अधिक जल भराव की स्थिति में, बहुत अधिक गर्मी की स्थिति में या बहुत जो पाला पड़ता है या सैलिनिटी की कंडीशन है, उसमें आमतौर पर किसान भाई नहीं बचा पाते हैं। तो उसमें भी हमने 407 किस्में जो फसलों की ऐसी निकाली हैं जिसमें कि ये सारे जो अजैविक दबाव हैं उनके प्रति उनमें उच्च गुणवत्ता, उच्च जो क्वालिटी की जो है वो प्रतिरोधक क्षमता है। और ये सभी किस्में हमने जो कृत्रिम तरीके से उनको हमने टेस्ट करके, ताकि उस जो चाहे गर्मी की बात करते हैं या सूखे की बात करते हैं, तो उसी परिस्थिति में उसको किस्म को हमने टेस्ट किया है और उसमें उसका जो प्रदर्शन रहा वो अन्य किस्मों से बहुत अच्छा रहा। उसी आधार पर इन किस्मों को अनुमोदित किया गया है। और इन किस्मों का बीज लगभग जो अभी हमारा टोटल सीड चेन है उसमें हम लगभग 40% इस तरह की किस्में हम ले आए हैं। अगर गेहूं की बात करें, पिछले 2 साल से हम देखते हैं कि फरवरी के माह में तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो उस केस में हमारे पास जो गर्मी को पकाव के समय सहन करने की जो क्षमता वाली किस्में हैं गेहूं की, वो लगभग 40% जो बीज है उनका नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन में उन्हीं किस्मों का उगाया जाता है। और उसी का परिणाम है कि हम बहुत अधिक रिकॉर्ड उपज की तरफ हम लगातार बढ़ रहे हैं। जी, तो देखिए किस तरीके से तमाम चुनौतियां जो हैं उनके समाधान ढूंढते हुए हमारे कृषि विशेषज्ञ, कृषि वैज्ञानिक लगातार नई किस्में विकसित कर रहे हैं और इनके बीज भी लगातार उपलब्ध हो रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ हरि सिंह जी जुड़े हैं कपूरथला पंजाब से। बहुत बहुत स्वागत आपका हरि सिंह जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार डॉक्टर साहब जी, 60 दिन का कमाद हो गया है और उसमें खरपतवार बहुत हो गए हैं। और दूसरा सवाल है कि
जो इसमें कोई कीट वगैरह लगने का डर हो तो कोई ऐसी भी कोई दवाई बताना जी। चलिए, 60 दिन की कपास की फसल है, खरपतवार काफ़ी है, क्या किया जाए डॉक्टर आज? देखिए, अभी कपास 60 दिन की हो गई आपकी। अब इसमें देखो, कपास चौड़ी पत्ती वाली फसल है और इसमें आप अगर एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में अगर डिस्टेंस है तो आप एक ही काम कर सकते हैं। इसके अंदर एक ग्लाइफोसेट दवाई आती है जी। देखिए, मैं बार बार आपको ध्यान देने के लिए कह रहा हूं, अगर एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में काफ़ी गैप है और आप ग्लाइफोसेट नामक दवाई स्प्रे करेंगे तो उसमें प्रोटेक्टेड शील्ड लगा के यूज करेंगे, केवल खाली घास पे ही मारेंगे उसको जी। कितना अंतराल उसमें रखना होगा अगर आप हाँ, जैसे कह रहे हैं? जनरली जो कपास की एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी होती है वो 90 सेंटीमीटर होती है। तो उसके बीच में अगर खरपतवार हैं जी तो आप जो है ग्लाइफोसेट दवाई या पैराक्विट दवाई, ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूं जी, ये दोनों दवाई किसी भी पौधे के संपर्क में आएंगी तो उसको नुकसान पहुंचाएंगी। और अन्यथा आप खरपतवार नाशी का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो उसमें बीच में अगर छोटा कल्टीवेटर आता है, छोटा मिनी ट्रैक्टर आता है, मिनी रोटोवेटर आता है, इसी तरीके का अगर कोई इम्प्लीमेंट्स है तो आप उस एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में चला दीजिए और सारे खरपतवारों को जुताई के माध्यम से मार दीजिए जी। अगर आप खरपतवारनाशी का प्रयोग नहीं करेंगे तो मैं बेटर कहूंगा कि भाई आप उस तरीके से करें। बिल्कुल, और इसलिए देखिए लगातार बताया जाता है कि जो दो अलग अलग कतारें हैं उनमें आपको बीच का फासला इस तरह का रखना चाहिए जिसमें जो हमारे कृषि उपकरण हैं, जो यंत्र हैं, उनको आप आगे बढ़ा सकें और उसके जरिए जो आपकी समस्या है उसका भी समाधान हो क्योंकि ग्लाइफोसेट और पैराक्विट दवाई जो है सावधानी से प्रयोग करनी होती है। बिल्कुल, और कोई भी दवाई देखिए, ना सिर्फ ये दवाइयाँ बल्कि कोई भी दवाई या रसायन का आप इस्तेमाल करते हैं तो सावधानी आपको बरतना बेहद जरूरी है। फिलहाल आगे भी आपको हम बताएंगे किस तरीके से खरपतवार नियंत्रण आप कर सकते हैं और खरीफ के लिए बीज की उपलब्धता कैसे सुनिश्चित हो रही है। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हेलो किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं खरीफ सीजन के लिए अलग अलग फसलों की जो बीज की उपलब्धता है वो कैसे सुनिश्चित हो रही है, कहां से अच्छा बीज जो है आपको मिल सकता है और जो जायद की फसलें हैं उनमें अगर खरपतवार की समस्या है तब उनका नियंत्रण आप कैसे कर सकते हैं। फिलहाल जो दर्शक हैं वो लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक दर्शक हैं जो हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो जी नीलेश जी, आवाज़ मिल रही है आपको? सर मैं ये बोल रहा था जी
जो खरपतवार नाशी जो आ रही है दवाई, उनसे तो हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रही। उनका परिणाम आपको लगता है बेहतर नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है सर, बदल बदल के यूज कर रहे हैं, बिल्कुल फायदा नहीं मिल रहा। कौन सी फसल आपकी लगी हुई है? अभी नेक्स्ट फसल के लिए बात कर रहा था ना, जैसे मक्का है, धान है। जी, चलिए उसके लिए ये जानना चाह रहे हैं डॉक्टर राजवीर, क्या वजह है कि जब बदल बदल कर भी ये लगा रहे हैं लेकिन उस तरीके से जो क्या प्रतिरोधक क्षमता जो है वो उनमें इतनी आ चुकी है? देखो नीलेश जी, ऐसा होता है कि दवाई तो एक तो आप जो है सही दवाई का चुनाव करें फसल के हिसाब से, दूसरा जो है ऑथराइज्ड डीलर से जो अच्छी कंपनी की दवाई खरीदेंगे तो वो दवाई काम करती है। लेकिन बाज़ार में तो आप जानते हैं बहुत सारे स्पूरियस मटेरियल हैं, बहुत सारी नकली दवाइयाँ भी हैं, सेम जैसा कलर होगा, सेम जैसी बोतल होगी, लेकिन दवाई कुछ अलग होगी। तो अगर किसी विशेष फसल की बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा दवाई का नाम, और वो दवाई काम करेगी जी। अगर कोई विशेष फसल के साथ समस्या है जी, तो मैं उसका मक्का के बारे में जैसे जानना चाह रहे थे या धान में? बिल्कुल सही बात है, अभी मक्का का टाइम है आपके एरिया में और धान का भी टाइम है। तो मक्का के लिए जो है एट्राजिन दवाई है। एट्राजिन दवाई कई अच्छी कंपनियों की मिलती है बाजार में, और अगर मक्का लगाने के बाद तुरंत प्रयोग करना चाहते हैं तो एट्राजिन 1 किलो मात्रा ले लें आप 2.5 एकड़ के लिए, और 500 लीटर पानी में मक्का लगाने के 1 या 2 दिन के अंदर में आपको छिड़काव करना है। अगर मान लो मक्का का आपने छिड़काव नहीं कर पाए, फिर दूसरी ऑप्शन आपके पास बचती है टेम्बोट्रीन दवाई। टेम्बोट्रीन दवाई की 120 ग्राम मात्रा जो है 2.5 एकड़ के लिए बहुत अच्छी कारगर दवाई है। और पहले मक्का में पोस्ट इमरजेंस का कोई ट्रीटमेंट नहीं था, कोई हर्बिसाइड ऐसा नहीं था कि आप 15 दिन की मक्का पे या 20 दिन की मक्का पे लगा दें। लेकिन ये दवाई बहुत कारगर है और 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपको समय से इसका छिड़काव करना है 15 से 20 दिन के अंदर। अगर आप 1 महीना छिड़काव करेंगे तो आपको वही रिजल्ट नहीं मिलेगा जी। यानी दवाई की मात्रा भी सही होनी चाहिए, छिड़काव का तरीका भी सही होना चाहिए जी। और बारिश का मौसम देख करके छिड़काव कीजिए। अगर बारिश हो गई छिड़काव करने के बाद तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, फिर आप शिकायत करेंगे कि दवाई नकली है। तो बिल्कुल इसके लिए देखिए 3 मुख्य बातें जिनका ख्याल आपको रखना होगा। समय का ख्याल आपको रखना है, सावधानी बरतनी है और संतुलित मात्रा जो है इसका ध्यान आप ज़रूर रखें। और इसके साथ साथ जब हम बीज की हम बात करते हैं डॉक्टर डी के यादव, अभी आपने जिक्र किया जो सीड ट्रेसेबिलिटी का, किस तरीके से ये कारगर होगी और कितना लाभ इसके ज़रिए हम मान सकते हैं? क्योंकि हर एक किसान जो है वो यही चाहता है अच्छी गुणवत्ता का जो बीज है उस तक पहुँचे, और कभी कभी जैसा शिकायत भी रहती है कि जो बीज है वो हमें नहीं मिल पाया। क्या वहाँ भी एक उसके लिए भी एक समाधान होगा ये? जी निश्चित रूप से। सीड ट्रेसेबिलिटी की बात करें तो इसका एक अभी नया हमने एक जो प्लेटफार्म लॉन्च किया है जो इसी खरीफ के सीजन से जो लागू होगा, तो उसमें उसको नाम दिया गया है साथी। और ये एक्चुअली जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो डिजिटलाइजेशन का एक मुहिम है उसी के तहत ये कार्य शुरू किया गया था। साथी का मतलब है सीड ऑथेंटिसिटी, बीज का प्रमाणिकता, ट्रेसेबिलिटी, उसको किस तरह से हम ढूंढेंगे, कहाँ से बीज चला और कहाँ तक जाएगा, होलिस्टिक इन्वेंट्री कि पूरा जो उसका आपका जो ब्रीडर जहाँ से बीज बनाते हैं, संस्थान बीज बनाते हैं जिसको कि हम सबसे पहले न्यूक्लियस बीज बोलते हैं, उससे ब्रीडर सीड बनता है, फाउंडेशन सीड बनता है, बीज का इतिहास जो रहा बनता है जी। तो उसकी पूरी श्रृंखला को वो चेक करेगा और उसका हर स्तर पर कहाँ से वो पैदा हुआ, किसके पास गया, आगे कितना पैदा हुआ, वो कहाँ गया, तो उसके सारे मानक पूरे करते हुए उसी में आपका सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी रहेगी, उसी में मॉनिटरिंग रहेगी, उसमें सीड सर्टिफिकेशन का रहेगा, उसी में सीड प्रोसेसिंग प्लांट का, और आगे डीलर तक जाने के बाद डीलर से आगे कैसे गया, उसकी क्या परफॉर्मेंस रही। तो जो बीच में हमारे जो नकली बीजों की बात होती थी या जो सब स्टैंडर्ड बीज की बात होती थी और कई बार जो है किसान भाई धोखा खाते थे, तो उसमें जो एक QR कोड का सिस्टम दिया गया है, तो उससे पूरी जानकारी जब किसान भाई थैली पर QR कोड को देखेंगे तो उस किस्म के उत्पादक संस्थान से लेके कहां से उसकी विभिन्न जो श्रृंखलाएं श्रेणियां बीज की बनी
उसकी पूरी ट्रेसेबिलिटी, किस खेत पर पैदा हुआ, किस फार्म पर पैदा हुआ, अगर कॉरपोरेशन या प्राइवेट सेक्टर ने किसी किसान के खेत पर बीज उत्पादन कराया तो उस किसान का एड्रेस और पूरा जो उसमें गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए पूरा रिकॉर्ड उसमें आएगा। तो निश्चित रूप से जो नकली बीज की बात करते हैं, जैसे अभी किसान भाई कह रहे थे अंकुरण कम रहता है या रेट बहुत अधिक लेते हैं, तो वो सारी चीजें उस जो हमारा ये प्लेटफॉर्म है उस पर रहेगा और किसान भाइयों के पास व्हाट्सएप के द्वारा भी भाई किस किस्म का बीज कहाँ उपलब्ध है, किस भाव में उपलब्ध है, वो पूरी जानकारी किसान भाइयों के पास व्हाट्सएप के द्वारा और उस जो पोर्टल पर देखने से उनको उपलब्ध रहेगी। और निश्चित रूप से ये एक बहुत ही अच्छा जो गेम चेंजर जो सॉफ्टवेयर है, प्लेटफॉर्म है, जो किसानों को अच्छी और नई किस्मों की बीज की उपलब्धता, उच्च गुणवत्ता के बीज की उपलब्धता के लिए निश्चित रूप से एक वरदान साबित होगा। जी बिल्कुल, एक मील का पत्थर देखिए साबित होगा, क्योंकि इसके जरिए ना सिर्फ डिजिटली एक निगरानी जो है वो तो रखी ही जाएगी, बल्कि जिम्मेदारी भी देखिए तय की जा रही है। अगर किसान को कभी कभी ठगा हुआ महसूस करते हैं, अगर इस तरह की भी शिकायत आती है तो वहाँ अब आपकी शिकायत जो है उसकी सुनवाई होगी और समाधान भी जल्द दिया जाएगा। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, श्रीराम जी हमारे साथ जुड़े हैं अजमेर राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? नमस्कार सर। जी नमस्कार। अजी हमारे में कपास की खेती करी ने जी, कपास की खेती करी ने। हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपका सवाल, आप पूछ सकते हैं। हेलो सियाराम जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, आ रही है सर जी, आप भी अपना सवाल पूछिए। हेलो, हमने कपास की खेती बोई है ना सर जी, जो उसमें बहुत खपतवार हो गया, तो उसमें कौन सा उपयोग करें? चलिए सियाराम जी, ये बताइए कपास की फसल कितने दिन की हो गई? देखिए, मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ, कोई भी खरपतवार नियंत्रण की विधि हो उसमें फसल की अवस्था बहुत ज़रूरी है, क्योंकि निराई गुड़ाई तो आप कर सकते हो किसी भी समय जी, चाहे फसल 15 दिन की हो चाहे 2 महीने की हो, निराई गुड़ाई से जो है फसल पे नुकसान नहीं होता है। तो लेकिन जो है खरपतवार नाशी जो हर्बिसाइड्स हैं वो जहरीले प्रकृति होते हैं, अगर उनका समय पर प्रयोग नहीं किया तो उनका जो है प्रभाव नेगेटिव हो जाता है। बिल्कुल। तो फसल की अवस्था है, अगर मान लो कपास 2 महीने की है तो मैं किसान भाइयों को यही बताऊंगा कि वो निराई गुड़ाई से ही खरपतवार को निकालें, क्योंकि दवाई का कोई प्रयोग संभव नहीं है। बिल्कुल, और ये देखिए इसके ज़रिए ना सिर्फ आपकी लागत भी बढ़ेगी और जो नुकसान की संभावना है वो भी रहती है, एक सावधानी बहुत आपको बरतनी पड़ेगी। साथ ही यहाँ डॉक्टर यादव जानना चाहेंगे आपसे, अभी इस बार का जो वर्ष है उसको श्री अन्न वर्ष के रूप में हम मना भी रहे हैं और कहीं ना कहीं हमने देखा, पहले हमने खाद्य सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की, लेकिन अब श्री अन्न के ज़रिए या दूसरे भी जो अन्य बीज हैं उनके ज़रिए क्या जो पोषण सुरक्षा है उस तरफ हम मान सकते हैं कि सरकार का ध्यान है और उसी लिहाज से इस तरह के लगातार नए शोध हैं वो चल रहे हैं, नई नई किस्में आ रही हैं और श्री अन्न के लिए भी अगर देखा जाए जो पोषक अनाज जिन्हें कहने लगे हैं हम, तो वहाँ भी हम कह सकते हैं कि और लगातार जो काम है वो वहाँ हो रहा है। हाँ, निश्चित रूप से श्री अन्न का, जैसे हमने जो कार्यक्रम 2018 में जो देश में श्री अन्न वर्ष मनाया गया था, राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष, और उसी में हमने देखा कि जो बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम आए किसान भाई, क्योंकि श्री अन्न जो हमारे या मिलेट्स बोलते हैं, पहले मोटे अनाज भी बोलते थे, लेकिन अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनका नया नाम श्री अन्न दिया है, तो उसके बाद श्री अन्न के नाम से हम संबोधित करते हैं। तो जब 2018 में जिस तरह का किसानों का रुझान रहा तो क्षेत्रफल बढ़ने लगा, किसानों का रुझान रहा, और सभी जानते हैं कि ये फसलें हमारी पूर्वजों की फसलें हैं और पहले गांव में, शहर में, हर जगह जो हमारे खाद्य भोजन का हिस्सा था उसका मेजर हिस्सा वही था, और उसी की वजह से जो बीमारी है और दुनिया भर के जो आज की समस्याएं आ रही हैं खान पान से, वो समस्याएं नहीं थी। तो इसी को ध्यान में रखते, और दूसरा जो है जो क्लाइमेट रेजिलेंस की, जैसे आपने बात की मुकुल जी अभी, तो जो हमारी जो ये श्री अन्न की जितनी भी फसलें हैं, 9 फसलें हमारे देश में उगती हैं, तो क्लाइमेट रेजिलेंस के, चाहे आप सूखे की बात करें चाहे आप गर्मी की बात करें, तो सबसे ज्यादा इनमें प्रतिरोधकता है। अगर गर्मी में आप 45-46 डिग्री की बात करें तो 50 डिग्री तक की भी बात करें टेम्परेचर की, तो जो सभी फसलें खत्म हो जाती है, तो फिर भी इन फसलों से कुछ ना कुछ हमें मिलता है। दूसरी बात, जो हल्की मिट्टी है, मार्जिनल लैंड्स बोलते हैं, जिसमें उत्पादक क्षमता बहुत अच्छी नहीं है,
बहुत अच्छे उसमें मिट्टी का प्रकार और उसमें जितने भी हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी कम है, उसमें भी ये फसलें बहुत अच्छी पैदावार देती है। तो इससे जो निश्चित रूप से ये हमारे वातावरण के लिए भी, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी, और किसान भाई जहाँ कुछ भी नहीं कर पा रहे थे या किस्में बहुत अच्छी नहीं थी, आज की डेट में जो किस्मों की आप बात कर रहे हैं किस्में अच्छी आ रही हैं, तो उससे किसान की आमदनी भी बढ़ती है। तो इस क्रम में प्रयास किए गए और उसी प्रयास का नतीजा हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूएनओ में हमारा जो एप्लीकेशन जो गई और उसको 2023 को अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष के रूप में घोषित किया गया। उसमें विभिन्न कार्यक्रम अभी किए जा रहे हैं और 2018 के बाद जो है उसमें क्षेत्रफल में बढ़वार हुई, किसानों का रुझान बढ़ा और जो किस्म विकास में भी हमने जैसे बात करें तो जो जवार में हमने पिछले 9 साल में 64 नई किस्में दी, इसी तरह बाजरे में 66 किस्में हैं, फिंगर मिलेट में 39 हैं और जो अन्य उनमें भी जो 217 किस्में टोटल इन्हीं सभी श्री अन्नों की पिछले 9 सालों में दी। और इसमें पैदावार की बात करें, पहले जैसे उतनी पैदावार नहीं होती थी, अब बाजरे में इस तरह के हमारे पास शंकर किस्में हैं जो 40 से और 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की पैदावार देती है, जो कि पहले 20-25 तक रहती थी। इसी तरह से जवार में 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक के हाइब्रिड और जो किस्में हैं, रागी में 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की है और जो दूसरी छोटी हमारी श्री अन्न है उनमें भी 2 से 2.5 क्विंटल प्रति 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की किस्में हैं। और इसमें जो प्रयास यही किए जा रहे हैं कि इसको किस तरह से बाजार से जोड़ा जाए और किसानों को अधिक से अधिक मूल्य मिले। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सरकार ने विभिन्न कार्यक्रम जो अभी भी चल रहे हैं लगातार संचालित किए जा रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इसका निर्यात बढ़े और किसानों को उसकी ज्यादा से ज्यादा मूल्य मिले, यही प्रयास है। और विभिन्न जो हम जानकारी के लिए कार्यक्रम हमारे पूरे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो संस्थान हैं, हमारे कृषि विश्वविद्यालय, हमारे क्रेविकेज हैं और स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, उनके थ्रू हम प्रतिदिन बहुत ही जानकारी जो है जुड़ रहे हैं, वो लगातार दी जा रही है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफी देर से, अशोक जी हमारे साथ जुड़े हैं मैनपुरी उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका अशोक जी, क्या जानना चाह रहे हैं? जी मेरा आम का बगीचा है जी, उसमें कीड़े लग जाते हैं, आम के फल में कीड़े लग जाते हैं। आम के फल पे कीड़े लग रहे हैं? हाँ जी, देखिए आज हम खरपतवार नियंत्रण और बीज की उपलब्धता पर यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं उनसे मैं जानकारी लेना चाहूँगा, क्या कुछ विकल्प ऐसे में आप सुझाना चाहेंगे इनको? नहीं, उसमें तो किसान भाई को यही चाहिए कि एक तो कीड़े की पहचान, भाई कौन सा कीड़ा है, क्योंकि यहाँ पे अभी तो कोई बताना मुश्किल होगा। तो जो आपके नज़दीक का जो भी कृषि जो अधिकारी है या आपका कृषि विज्ञान केंद्र है या विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक जो बागवानी के वैज्ञानिक हैं जी, तो उनसे अगर दिखा के आप करेंगे, क्योंकि अगर कोई कौन सा कीट की आप बात कर रहे हैं उस तरह की यहाँ से हम कोई भी रिकमेंडेशन देते हैं तो वो आपके लिए भी अच्छी नहीं होगी और फसल के लिए भी। तो आप निश्चित रूप से तुरंत जो है पास के जो भी आपके जो मैंने बताया वैज्ञानिकों से बात करके या किसी कृषि अधिकारी से बात करके अगर उसका नियंत्रण करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसकी रोकथाम में जल्दी मदद मिलेगी। जी बिल्कुल, ये बेहद ज़रूरी कि आपके निकटतम जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं या कृषि विश्वविद्यालय हैं वहाँ के जो विशेषज्ञ हैं उनसे भी आप ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। फिलहाल आगे भी आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले? अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ?
अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हेलो किसान में लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं जायद की जो फसलें हैं उसमें कैसे खरपतवार नियंत्रण आप कर सकते हैं और खरीफ के लिए कैसे बीज की जो उपलब्धता है वो आपको हो सकती है। लगातार सरकार ये सुनिश्चित कर रही है। दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग माध्यम से। फिलहाल एक दर्शक हैं जो हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। जितेंद्र नागी जी हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में विदिशा जिले में सर बीज के लिए क्या उपलब्धता रहेगी सर, और अब की मतलब बारिश का वो बता रहे हैं बारिश कम होगी, तो उसके लिए सर कौन सा बीज बोएं? कौन सी फसल का बीज आप लेना चाह रहे हैं? सोयाबीन का बीज। सोयाबीन का बीज ये लेना चाह रहे हैं। विदिशा में कहाँ उपलब्ध होगा डॉक्टर डी के यादव? देखिए, जो बीज की इस साल की जो उपलब्धता है सोयाबीन की, तो पिछले 2-3-5-6 वर्षों से कुछ सोयाबीन के बीज में थोड़ी कमी रही, क्योंकि बरसात की वजह से आप भी अच्छी तरह जानते हैं, या पकाव के वक्त अधिक बारिश होने की वजह से, या एक किसान भाई ने पहले भी प्रश्न किया था कि जो अंकुरण कम हुआ ये हुआ, तो ये भंडारण के समय भी अधिक बरसात जब कटाई पे होती है तो उस तरह की समस्या थी। तो इस वर्ष बीज की पूर्ण व्यवस्था है। आपके विदिशा जिले में जो भी आपका नज़दीक जो आपके मध्य प्रदेश बीज निगम का कार्यालय है या राष्ट्रीय बीज निगम NSC का कार्यालय हो, इवन जो हमारे KVKs और कृषि विश्वविद्यालय हैं आपके पास, जो उनके रीजनल क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी बीज की उपलब्धता रहेगी। और आपके क्षेत्र में जैसे कि जो मध्य प्रदेश के लिए किस्में हैं, जवाहर सोयाबीन 20-98 में आप लोग लगाते हो और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। उसी तरह जो कुछ नई किस्में आई थी, जो NRC जो आपका सोयाबीन का संस्थान हमारा है, भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर से, उससे भी 7-8 किस्में अभी पिछले 5-6 वर्षों में आई है, जो कि विभिन्न जो हमारे जैविक अजैविक दवाओं के लिए भी प्रतिरोधक हैं, जिसमें आप NRC 127 की बात हम कर सकते हैं। उसी तरह जो एक जवाहर सोयाबीन 20-94 जो किस्म है वो भी आपके क्षेत्र के लिए काफ़ी अच्छी है। और JS जो आपकी जो 21-72 जो कि अभी नवीन किस्म है, तो इनमें सूखा के प्रतिरोधकता भी है और उसके अलावा पैदावार भी अच्छी है, और जो जिस तरह की रस्ट आदि की बीमारी आती है तो उस बीमारी से भी रोकथाम है। जो सोयाबीन अनुसंधान संस्थान की कुछ और किस्में हैं, जैसे कि NRC 132 है, जो कि बहुत कम अवधि में पकती है, और उसमें जो आपका जो कुनिट ट्रिप्सिन इनहिबिटर है वो भी उसमें नहीं है, तो उसके पदार्थों को खाने में भी वो पाचन शक्ति उसकी सही रहती है। इसी तरह NRC 147 जो किस्म है उसमें भी यही गुण है, और जो हम रख रखाव करते हैं और जिसमें गंध आती है उसका भी वो गुण जो अवगुण है उसको भी हटा दिया गया है। इसी तरह एक NRC 128 है, NRC 130 है, तो ये विभिन्न समूहों में पकने वाली किस्में हैं। उनको निश्चित रूप से किसान भाई लेकर, और एक इंदौर सोया अभी आई 2 साल पहले ही 136 नंबर, ये सूखा के प्रति बहुत ही अच्छे इसके परिणाम रहे, काफी मांग भी इस किस्म तो इन किस्मों को आप देख के अपने क्षेत्र में जो पास के बीज के जो भी संस्थान है उनसे ले सकते हैं। निश्चित रूप से आप अच्छी पैदावार इनसे ले सकते हैं। सूखे का इतना ज़्यादा वो नहीं है, थोड़ा मौसम विभाग के कुछ आंकड़े हैं, लेकिन उसमें आशा यही की जाती है कि आमतौर पर नॉर्मल बरसात रहेगी और आप अपनी बीज की व्यवस्था ढंग से करें और अपनी खेती को, सोयाबीन को अच्छी तरह से संभालें। जी बिल्कुल। और यहाँ डॉक्टर राजवीर आपसे भी जानना चाहूँगा संक्षिप्त में, और किस तरह की सावधानी किसान रखें जिससे जो खरपतवार की समस्या है वो किसानों को कम हो? देखिए किसान भाई, जैसे भी कोई फसल की प्लानिंग करें बोने की, उससे करीब 15-20 दिन पहले 1-2 बारी हल्का पानी दे करके जो, और ट्रैक्टर से उसकी जुताई कर दें, जिससे जो बीज खरपतवारों का है, जैसे मान लो 100 बीज खरपतवार के हैं, वो पानी दे के जम जाएंगे और ट्रैक्टर से आप उसकी जुताई कर दो, उसको खत्म कर दो, तो आपकी फसल में खरपतवारों के बीज ज़्यादा जमेंगे नहीं। तो लगभग 20 से 30% तक खरपतवार जो है जुताई से
मर जाते हैं। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से एक प्रभावी नियंत्रण जो है वो आप कर सकते हैं, और इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी कि सरकार की तरफ से जो नई अलग अलग फसलों के बीज आ रहे हैं उनका आप चयन करें। इसके ज़रिए भी काफ़ी हद तक खरपतवार की बात की जाए, रोग बीमारी की बात की जाए तो इनकी समस्या कम हो सकती है। और सरकार का उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान हैं नए बीजों को लें और उसके लिए पूरी तरीके से उनकी उपलब्धता हो जाए, ये लगातार सुनिश्चित किया जा रहा है। फिलहाल आज हमारे आप दोनों विशेषज्ञ, आप दोनों ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो जाना आज आपने कैसे देखिए खरीफ के लिए बीज की उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है और जो खरपतवार हैं उनकी रोकथाम आप कैसे कर सकते हैं। अब हमारे चलिए जो कल के विषय हैं उस पर आप पहले से अपने सवाल तैयार कर सकते हैं, पहले से आपको जानकारी दे दें। कल बात करेंगे गर्मियों में पशुओं की देखभाल को लेकर, और साथ ही मछली पालन के लिए सरकार की योजनाएं क्या हैं, इस पर भी कल आपको जानकारी दी जाएगी। साथ ही अपना सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो मेल कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com पर, और सोशल मीडिया के अलग अलग माध्यम इनके ज़रिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल, यहाँ भी अपना सवाल आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और साथ ही डी किसान कॉल सेंटर का जो नंबर है इस पर आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक लाइन्स खुली हैं, इस पर भी अपना सवाल आप दर्ज करा सकते हैं। और ये सारी जानकारी अगर आप फिर से देखना चाहते हैं तो आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुँचेंगे हमारे YouTube चैनल पर, और यहाँ हेलो किसान के माध्यम से ये सारी जानकारी आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।